हेलो फ्रेंड्स, टारगेट ऑल्टर 100 यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो लुसेंट जीके की आज ये हमारी क्लास 6 है और इसमें हम पढ़ेंगे भारत के यवन राज यानी कि भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी आक्रमणकारियों का क्रम। तो हमारे साथ जुड़े रहें लास्ट तक, क्योंकि इस चैनल पर लुसेंट आपको कंप्लीट कराई जाएगी। ओके, तो भारत के यवन राज। भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी आक्रमणकारियों का क्रम। पहले हिंद यूनानी, शक, पहलव एवं कुषाण। ओके, तो सेल्यूकस द्वारा स्थापित पश्चिमी तथा मध्य एशिया के विशाल साम्राज्य को इसके उत्तराधिकारी एंटियोकस प्रथम ने अक्षुण्ण बनाए रखा और एंटियोकस द्वितीय के शासन काल में विद्रोह के फलस्वरूप उसके अनेक प्रांत स्वतंत्र हो गए और बैक्ट्रिया के विद्रोह का नेतृत्व डियोटोटस प्रथम ने किया था। बैक्ट्रिया पर डियोटोटस प्रथम के साथ इन राजाओं ने क्रमशः शासन किया। डियोडोटस द्वितीय, यूथिडेमस, डेमीट्रियस एंड मेनांडर। यूक्रेटाइडस, एंटी आल्किडस एंड हर्मिक्स। भारत पर सबसे पहले आक्रमण बैक्ट्रिया के शासक डेमीट्रियस ने किया। इसने 190 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण कर अफगानिस्तान, पंजाब एवं सिंध के बहुत से बड़े भाग पर अधिकार कर लिया और इसने साकल को अपनी राजधानी बनाई और इसे ही हिंद यूनानी बैक्ट्रियाई यूनानी कहा गया। हिंद यूनानी शासकों में सबसे अधिक विख्यात मेनांडर था, जो 165-145 ईसा पूर्व हुआ और इसकी राजधानी साकल यानी कि आधुनिक सियालकोट शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। मेनांडर ने नागसेन नागा अर्जुन से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली और मेनांडर के प्रश्न एवं नागसेन द्वारा दिए गए उत्तर एक पुस्तक के रूप में संग्रहित हैं, जिसका नाम है मिलिंद पनो अर्थात मिलिंद के प्रश्न या मिलिंद प्रश्न है। ओके, हिंद यूनानी भारत के पहले शासक हुए जिनके जारी किए गए सिक्कों के बारे में निश्चित रूप से कहा जा सकता है। तो सोने के सिक्के सबसे पहले हिंद यूनानियों ने जारी किए थे और कि सिक्के किन किन राजाओं के हैं। भारत में सबसे पहले हिंद यूनानियों ने ही सोने के सिक्के जारी किए। हिंद यूनानी शासकों ने भारत के पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में यूनान की प्राचीन कला चलाई, जिसे हेलेनिस्टिक आर्ट कहते हैं। भारत में गंधार कला का इसका उत्तम उदाहरण है। यूनानियों ने पर्दे का प्रचलन आरंभ कर भारतीय नाट्य कला के विकास में योगदान किया। चूँकि पर्दा यूनानियों की देन था, इसलिए वह यवनिका के नाम से प्रसिद्ध हुआ। नेक्स्ट, इसके बाद शक आए। यूनानियों के बाद शक आए और शकों की 5 शाखाएं थीं और हर शाखा की राजधानी भारत और अफगानिस्तान में अलग अलग भागों में थी। पहली शाखा ने अफगानिस्तान, दूसरी शाखा ने पंजाब यानी कि राजधानी तक्षशिला, तीसरी शाखा ने मथुरा और चौथी शाखा ने पश्चिमी भारत एवं 5वीं शाखा ने ऊपरी दक्कन पर प्रभुत्व स्थापित किया। प्रथम शक राजा मो था। मूलतः मध्य एशिया के निवासी थे और ये चारागाह की खोज में आए थे। 58 ईसा पूर्व में उज्जैन के एक स्थानीय राजा ने शकों को पराजित करके बाहर खदेड़ दिया और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। शकों पर विजय के उपलक्ष्य में 58 ईसा पूर्व से एक नया संवत यानी कि विक्रम संवत के नाम से प्रारंभ हुआ। उसी समय से विक्रमादित्य एक लोकप्रिय उपाधि बन गई, जिसकी संख्या भारतीय इतिहास में 14 तक पहुंच गई। गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय सबसे अधिक विख्यात विक्रमादित्य था।
शकों की अन्य शाखाओं की तुलना में पश्चिम भारत में प्रभुत्व स्थापित करने वाली शाखा ने सबसे लंबे अरसे तक शासन किया। गुजरात में चल रहे समुद्री व्यापार से यह शाखा काफ़ी लाभान्वित थी और भारी संख्या में चांदी के सिक्के जारी किए। शकों ने चांदी के सिक्के जारी किए। शकों का सबसे प्रतापी शासक रुद्रदामन प्रथम था, जिसका शासन 150 ईसा गुजरात के बड़े भाग पर था। इसने कठियावाड़ की अर्धशुष्क सुदर्शन झील, जिसका निर्माण मौर्यों द्वारा हुआ था, को जीर्णोद्धार किया। रुद्रदामन संस्कृत का बड़ा प्रेमी था। उसने ही सबसे पहले विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख यानी कि गिरनार अभिलेख जारी किया और इसके पहले सभी अभिलेख प्राकृत भाषा में रचित थे। भारत में शक राजा अपने को क्षत्रप कहते थे। नेक्स्ट है एशियाई या पहलव। पश्चिमोत्तर भारत में शकों के आधिपत्य के बाद पार्थियाई लोगों का आधिपत्य हुआ। सबसे पहले पार्थियाई यानी कि पहलव राजा गोंडोफर्निस था और इसी के शासन काल में सेंट थॉमस ईसाई धर्म प्रचार करने के लिए भारत आया था। किसके? गोंडोफर्निस था। कौन सा? पहलव राजवंश का। और इसी के काल में कौन आए थे? सेंट थॉमस ईसाई धर्म प्रचार के लिए भारत आया था। पार्थियाई लोगों का मूलतः स्थान कौन था? तो ईरान था। नेक्स्ट पढ़ते हैं कुषाण। पहलव के बाद कुषाण आए, जो यूची एवं तोखरी भी कहलाते थे। यूची नामक एक कबीला 5 कुलों में बट गया था और उन्हीं में एक कुल के थे कुषाण। कुषाण वंश के संस्थापक कुजुल कटफिसेस थे और इस वंश का सबसे प्रतापी राजा कनिष्क था एंड इसकी राजधानी पुरुषपुर या पेशावर थी। कुषाणों की द्वितीय राजधानी मथुरा थी। कनिष्क ने 78 ईस्वी में गद्दी पर बैठने के समय एक सम्मत चलाया जो शक सम्मत कहलाता है, जिसे भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया गया है। बौद्ध धर्म की चतुर्थ बौद्ध संगीति कनिष्क के शासनकाल में कुंडलवन में हुई थी और जिसके अध्यक्ष थे वसुमित्र की अध्यक्षता में एंड इसके उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। कनिष्क बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का अनुयायी था। चीनी जनरल पेन पोचा ने कनिष्क को हराया था। ओके, आरंभिक कुषाणों ने भारी संख्या में स्वर्ण मुद्राएं जारी की, जिनकी शुद्धता गुप्त काल की स्वर्ण मुद्राओं से उत्कृष्ट है। कुषाणों ने सोने के सर्वाधिक सिक्के जारी किए। तो सबसे पहले सोने के सिक्के यवन शासकों ने चलाए थे एंड सर्वाधिक अगर पूछे जाएं तो कुषाणों ने चलाए थे एंड कुषाणों ने उत्तरी एवं उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक तांबे के सिक्कों को भी जारी किया था। कनिष्क का राजवैद्य आयुर्वेद का विख्यात विद्वान चरक था, जिसने चरक संहिता की रचना की। महाविवास सूत्र के रचनाकार वसुमित्र हैं। इसे ही बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है। कनिष्क के राजकवि अश्वघोष ने बौद्धों का रामायण यानी कि बुद्ध चरित्र की रचना की। वसुमित्र पार्श्व, नागार्जुन, महाचेत और संरक्ष भी कनिष्क के दरबार की विभूति थे। नेक्स्ट पढ़ते हैं। भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को कहा जाता है। इनकी पुस्तक माध्यमिक सूत्र, इसमें नागार्जुन ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया है। कनिष्क की मृत्यु 102 ईस्वी में हो गई और कुषाण वंश का अंतिम शासक वसुदेव था एंड कुषाण राजा देवपुत्र कहलाते थे और यह उपाधि कुषाणों ने चीनियों से ली थी। किससे ली थी? चीनियों से ली थी। एंड गंधार शैली एवं मथुरा शैली का विकास कनिष्क के शासनकाल में हुआ था और मथुरा संग्रहालय में कुषाणकालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है। गांधार कला के लिए तक्षशिला प्रसिद्ध है। रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कुषाण थे। कुषाण साम्राज्य में मार्गों पर सुरक्षा का प्रबंध था। रेशम मार्ग का आरंभ कनिष्क ने करवाया था। रेशम मार्ग की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले चीन में हुआ था।
कुषाण काल में सबसे अधिक विकास वास्तुकला के क्षेत्र में हुआ और इसी काल में बुद्ध की खड़ी प्रतिमा का निर्माण हुआ था। नेक्स्ट पढ़ते हैं संगम युग। संगम युग ऐतिहासिक युग के प्रारंभ में दक्षिण भारत का क्रमबद्ध इतिहास को जिस इतिहास साहित्य से ज्ञात होता है उसे संगम साहित्य कहा जाता है। संगम शब्द का अर्थ है परिषद अथवा गोष्ठी होता है, जिसमें तमिल कवि एक विद्वान एकत्र होते थे और प्रत्येक कवि तथा लेखक अपनी रचनाओं को संगम के समक्ष प्रस्तुत करता था और इसकी स्वीकृति प्राप्त होने के बाद ही किसी भी रचना का प्रकाशन संभव था। परंपरा के अनुसार अति प्राचीन समय में पांड्य राजाओं के संरक्षण में कुल 3 संगम आयोजित किए गए। इनमें संकलित साहित्य को भी संगम साहित्य की संज्ञा प्रदान की गई। उपलब्ध संगम साहित्य का विभाजन 3 भागों में किया जाता है, पत्थुसपातु, इत्थु थैके एंड पादी नेन कील कन्यूक। ओके, एंड तिरुवल्लुर कृत कुराल तमिल साहित्य का एक आधारभूत ग्रंथ बताया जाता है। इसके विषय त्रिवर्ग यानी कि आचार शास्त्र, राजनीति, आर्थिक जीवन एवं प्रणय से संबंधित है। प्रथम संगम मदुरा, जिसके अध्यक्ष थे अगस्त्य ऋषि एंड परिपदाल, और ग्रंथ है मधुनारे। ये 4440 ईसा पूर्व और ये समुद्र में विलीन। ओके, कोई भी इनके तथा कलारी आग्रह कोई भी इनमें उपलब्ध नहीं है अभी, ये समुद्र में विलीन बोले जाते हैं। दूसरा संगम कपाटपुरम 3700 वर्ष पूर्व, अलैवाई समुद्र में विलीन। अगस्त, इसके अध्यक्ष थे अगस्त तोल्कापियम, तमिल व्याकरण रचनाकार तोल्कापियर। तीसरा संगम मदुरा 850 वर्ष पूर्व, नक्कीकर इसके अध्यक्ष थे। ओके, नेक्स्ट, कवियों और विद्वानों की परिषद के लिए संगम नाम का प्रयोग सर्वप्रथम 7वीं शताब्दी के प्रारंभ में शैव संत नैयार और तिरुनाम्बुक रसु अप्पार ने किया था। इलांगोकृत शिल्पाधिकारम, इलांगो ने शिल्पाधिकारम यानी कि पायलों का गीत, एक उत्कृष्ट रचना जो तमिल जनता में राष्ट्रीय काव्य के रूप में मानी जाती है। इसमें 30 सर्ग हैं और जिन्हें 3 खंडों में लिपिबद्ध किया गया है। यह बौद्ध रुझान वाला महाकाव्य है। इसमें कावेरी पट्टनम के कोवलन, उसकी पत्नी कन्नगी एवं नर्तकी माधवी की प्रेम की कहानी है। किसमें? शिल्पाधिकारम में। ओके, मदुरा के बौद्ध धर्मावलंबी व्यापारी शीत लय सत्यनार और मणि मैकले की रचना की। किसने? मदुरा के बौद्ध धर्मावलंबी व्यापारी किसने? शीत लय सत्यनार ने मणि मेकले की रचना की। किसने? शीत लय सत्यनार ने। ओके, इसमें 30 सर्गों के अतिरिक्त एक प्रस्तावना भी है। इसमें जैन प्रभाव है। इसमें राजकुमार उदय कुमारन एवं मणि मेकले कोवलन एवं एक नर्तकी माधवी की पुत्री की प्रेम कहानी है। इस ग्रंथ की कहानी दार्शनिक एवं शास्त्रार्थ संबंधी बातों के लिए बनाई गई है और इसका महत्व मुख्यतः धार्मिक है। नीलकंठ शास्त्री के अनुसार यह बौद्ध लेखक डिडनाथ यानी कि 5वीं सदी की कृति न्याय प्रवेश पर आधारित है। जीवक चिंतामणि संगम काल के बहुत बाद की रचना है और इसकी रचना का श्रेय जैन भिक्षु त्रुतक देवर को दिया जाता है। कहा जाता है कि त्रुतक देवर पहले चोल राजकुमार था जो बाद में जैन भिक्षु बन गया था। तोल्कापियम तमिल व्याकरण है।
5वीं सदी के बाद बहुत सी प्रसिद्ध तमिल रचनाएं नैतिक एवं दार्शनिक उद्देश्यों से लिखी गई। इनमें तिरुवल्लुवार की तिरुकुलर सबसे प्रसिद्ध है। राम कथा में अनेक तमिल संस्करण हैं, जिनमें सबसे प्रसिद्ध कम्मन की इरामावतारम है और संगम साहित्य के काव्य को 2 श्रेणियों में बांटा गया है, अकम और पुरम। अकम काव्यों का मूल विषय प्रेम प्रसंग है, जबकि पुरम काव्यों का विषय युद्ध है। संगम साहित्य में हमें तमिल प्रदेश के 3 राज्यों यानी कि चोल, चेर तथा पांड्य का विवरण प्राप्त होता है। उत्तर पूर्व में चोल, दक्षिण एवं पश्चिम में चेर और दक्षिण पूर्व में पांड्य राजा स्थित था। संगम युगीन राज्यों में सर्वाधिक शक्तिशाली चोलों का राज्य था, तो तीनों में चोल सबसे ज़्यादा शक्तिशाली थे। यह पेन्नार तथा दक्षिणी बेल्लारू नदियों के बीच स्थित था। इसका सबसे प्रतापी शासक राजा यानी कि करिकाल था। करिकाल ब्राह्मण मतानुयायी था और इसे ब्राह्मण धर्म को राजकीय संरक्षण प्रदान किया। पुहार पत्तन का निर्माण इसी के समय में हुआ। इसने कावेरी नदी के मुहाने पर बांध बनवाया तथा सिंचाई करने के लिए नहरों का निर्माण करवाया। पेरुनानुपादे में कारिकाल को संगीत के सप्त स्वरों का विशेषज्ञ बताया गया है। संगम युग का दूसरा राज्य चेरों का था, जो आधुनिक केरल प्रांत में स्थित था। इस राज्य के कुछ प्रमुख राजा हुए, जैसे उदयन जीरल लगभग 130 ईस्वी में, नेंदू जीरल यानी कि 155 ईस्वी में और सेनु गुटवन 180 ईस्वी में। अच्छा, सेनु गुटवन कुछ इम्पोर्टेंट राजा था और इसने अधिराज की उपाधि ग्रहण की थी और पत्नी नामक धार्मिक संप्रदाय को समाज में प्रतिष्ठित किया था। संगम युग का तीसरा राज पांड्यों का था, जो कावेरी के दक्षिण में स्थित था और जिसकी राजधानी मदुरा में थी। पांड्य राजाओं में नैंडू जेलियन लगभग 210 ईस्वी सबसे शक्तिशाली था। संगम युग में मंत्रियों को अमाईचान यानी कि अमाईचार कहा जाता था। किसको? मंत्रियों को। राजधानी में एक राजसभा होती थी जिसे नालवे कहा जाता था और यह राजा के साथ न्याय का कार्य करता था। राजा देश का प्रधान यानी कि न्यायाधीश तथा सभी प्रकार के मामलों की सुनवाई की अंतिम अदालत होता था। राजा के न्यायालय को मनरम कहा जाता था। चोरी तथा व्यभिचार के अपराध के लिए मृत्यु दंड दिया जाता था तथा झूठी गवाही देने पर जीभ काट ली जाती थी। भूमि कर नगद तथा अनाज दोनों रूपों में अदा किया जाता था। संभवतः ये उपज का 6वां भाग होता था, किंतु कभी कभी इसे बढ़ाया जाता था। व्यापारियों से सीमा शुल्क एवं चुंगी वसूल की जाती थी। सेना चतुरंगड़ी होती थी, जिसमें अश्व गज रथ पैदल सिपाही सम्मिलित थे। नागड़ा एवं शंख बजाकर यानी कि सैनिकों को बुलाया जाता था। युद्ध भूमि में वीरगति पाने वाले सैनिकों के सम्मान में पत्थर की मूर्ति बनवाए जाने की प्रथा थी। राजा अपने आवास की रक्षा के लिए सशस्त्र महिलाओं को तैनात करता था। संगम काल में समय जानने के लिए जल घड़ी का प्रयोग किया जाता था। तमिल प्रदेश में ब्राह्मणों का उदय सर्वप्रथम संगम काल में हुआ, जो समय का सबसे प्रतिष्ठित वर्ग था। इसकी हत्या को सबसे बड़ा अपराध माना जाता था। संगम कालीन ब्राह्मण मांस भक्षण करते थे और सुरा भी पीते थे। संगम कालीन कुछ अन्य वर्ग भी थे, जैसे पुलयन, एनियर एवं मलवर। ब्राह्मणों के पश्चात संगम युगीन समाज में बेल्लार वर्ग का स्थान था। इसका मुख्य पेशा कृषि कर्म था। संगम साहित्य में व्यापारी वर्ग वैनिगर कहा जाता था।
एंड संगम साहित्य में दास प्रथा के अस्तित्व का प्रमाण नहीं मिलता है। किसका? दास प्रथा का। एंड संगम कालीन के कुछ अन्य वर्ग थे, जो पुलैयन यानी कि दस्तकारों का एक वर्ग था, जो रस्सी और पशु चर्म की सहायता से चारपाई एवं चटाई बनाने का कार्य करते थे। एनियर थे, ये शिकारियों की एक जाति थी, और जो मलबर थे वो लूटपाट करने वाली जाति थी। नेक्स्ट, तोल्कापियम नामक तमिल रचना से ज्ञात होता है कि संगम काल में विवाह को संस्कार के रूप में मान्यता प्रदान की गई थी। इसमें हिंदू धर्म शास्त्रों में वर्णित विवाह के 8 प्रकारों यानी कि ब्रह्म, दैव, आर्ष, प्रजापत्य, असुर, गंधर्व, राक्षस, पैशाच का उल्लेख मिलता है। प्रणय विवाह की मान्यता दी गई थी, जिसमें पंचत्रिणय कहा गया। एक पक्षीय प्रणय को कैकड़य व अनुचित प्रणय को पेरुंदड़य कहा गया। संगम काल में चावल मुख्य खाद्यान्न था। इसे दूध में मिलाकर सांबर नामक खाद्यान्न तैयार किया जाता था। नर्तक नर्तकियों व गायकों के दल घूम घूम कर लोगों का मनोरंजन किया करते थे। संगम साहित्य में इन्हें पाड़र या विडालियर कहा गया। तमिल साहित्य में मच्चेलियर तथा ओवियर जैसी कवयित्रियों की चर्चा हुई है, जिससे स्पष्ट होता है कि इस काल की स्त्रियां सुशिक्षित होती थीं। संगम काल के लोग कौवे को शुभ पक्षी मानते थे, जो अतिथियों के आगमन की सूचना देता था। कौवे नाविकों को सही दिशा का भी बोध करा देते, और इसका कारण सागर के मध्य चलने वाले जहाज़ों के साथ उन्हें ले जाया जाता था। किसको? कौवों को। संगम काल में समाधियों के स्थान पर पत्थर गाड़ने की प्रथा थी। इन्हें वीरगल अथवा वीर प्रस्तर कहा जाता था। इनकी पूजा भी होती थी। प्राय युद्ध में वीरगति प्राप्त सैनिकों के सम्मान में खड़े किए जाते थे। संगम काल में किसानों को वेल्लार तथा उनके प्रमुखों को वेलिर कहा जाता था। संगम साहित्य से पता चलता है कि समाज के निम्न वर्ग की महिलाएं ही मुख्यतः खेती का कार्य किया करती थी। इन्हें कड़य शिवर कहा गया। संगम काल में चोलों की समृद्धि का मुख्य कारण उनका सुविकसित वस्त्रोद्योग था। पांड्य राजा में कोकई और शालियूर एवं चेर राज में बंदर प्रमुख बंदरगाह था, और कोकई मोती खोजने का प्रमुख पत्तन था। कौन सा? कोकई। कोरोमंडल समुद्र तट पर पुदुचेरी से 3 किलोमीटर दक्षिणी में स्थित अरिकमेडु चोल वंश एक प्रमुख बंदरगाह था, और इस बंदरगाह से रोम के साथ व्यापार होता था। और 1945 ईस्वी में हुई यहाँ की खुदाई से एक विशाल रोमन बस्ती का पता चलता है। यहाँ मनकों के निर्माण का कारखाना भी था। पेरीप्लस से अरिकमेडु को पेडोक कहा जाता था। संगम काल में ही मिस्र के एक नाविक हिप्पोलस ने मानसूनी हवाओं के सहारे बड़े जहाज़ों से सीधे समुद्र पार करने वाली विधि खोजी। तमिल देश का प्राचीन देवता मुर्गुन था। कालांतर में उसका नाम सुब्रमण्यम हो गया, और स्कंद कार्तिकेय के साथ उसका तादात्म्य स्थापित किया गया। हिंदू धर्म में स्कंद कार्तिकेय को शिव पार्वती का पुत्र माना गया है। स्कंद का एक नाम कुमार भी है। तमिल भाषा में मुर्गुन शब्द का यही अर्थ होता है कि मुर्गुन का प्रतीक मुर्गा माना जाता है, तथा उसके विषय में यह मान्यता थी कि उसे पर्वत पर क्रीड़ा करना अत्यधिक प्रिय है। उसका अस्त्र वर्षा था। कुरुश नामक एक पर्वतीय जनजाति की स्त्री को मुर्गुन की पत्नियों में माना गया। तो दोस्तों, गुप्त साम्राज्य नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। ई दृष्टि की प्लेलिस्ट आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, एंड लूसेंट की जो क्लासेस करवाई हैं उसकी प्लेलिस्ट भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, एंड स्पीडी करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो नेक्स्ट वीडियो में गुप्त साम्राज्य पढ़ेंगे।